हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 6 जून 2022 बिल्कुल हैंड पिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड से या बुक्स एंड ऑथर्स से इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज एंड थीम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नोबेल प्राइज, ऑस्कर एटसेट्रा। ये सब इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जहां के न्यूज़ आपके लिए बेहद खास होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के हाइलाइट्स क्या क्या है। आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज को इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम फ्रेंच ओपन, जिसे मॉस्केटियर्स कप के नाम से भी जाना जाता है, 2022 अभी कल शाम को ये कंप्लीट हुआ है। इसके विनर्स कौन कौन रहे हैं मेंस सिंगल्स, विमेन सिंगल्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे फर्स्ट हिंदी नॉवेल टू विन बुकर प्राइज 2022। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंटरनेशनल योगा डे का इस बार का थीम क्या है, और साथ में हम देखेंगे नीड द न्यू नेम ऑफ टर्की। जी हाँ, ये सारे न्यूज के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने पहले मेजर पॉइंट्स के साथ। मेजर इसलिए भी बोला क्योंकि जो ग्रैंड स्लैम है उसको दूसरा नाम है मेजर्स। तो कल एक उसमें से चार में से एक मेजर्स कल कंप्लीट हुआ है 2022 का फ्रेंच ओपन। तो आपको ये बताना इसके मेन सिंगल्स में कौन जीते हैं, राफेल नडाल, कैस्पर रड, रॉजर फेडरर या नोवाक जोकोविक। जी हाँ, ये विनर हैं और ये रनर्स अप हैं। अगर आप पहचानते हो तो आप तुरंत गेस करेंगे और आंसर कर सकेंगे। फिलहाल देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ए, राफेल नडाल। जी हाँ, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कल जीत करके, और जो रनर्स अप रहे हैं वो है कैस्पर रड। ये देख लेते हैं इसके टेकअवेज क्या है। रोलन गैरो, ये भी याद रखना है आपको कि जिस ग्राउंड पर ये खेला जाता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है रोलन गैरो पे, उसका एक दूसरा नाम है। साथ में इसके कप को मॉस्केटियर्स कप के नाम से भी जाना जाता है। राफेल नडाल क्लिंच्ड 14th टाइटल विद अ स्ट्रेट सेट विन ओवर कैस्पर रड। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पे, 22 ग्रैंड स्लैम्स, यानी अब तक किसी ने सबसे ज्यादा अगर ग्रैंड स्लैम जीता है तो वो है राफेल नडाल। After going past Roger Federer and Novak Djokovic tally of 20 slams in the Australian Open earlier in the year, तो जो पहला जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ था वो जनवरी में हुआ था। एक्चुअली ये सीक्वेंस में ही होता है, कई बार इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है कि सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन होता है ईयर का। तो स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन से, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद लगभग जुलाई में विंबलडन होता है, और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके पहले तक रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविक और ये जो इसके विनर है राफेल नडाल, इन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम्स जीता था। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ने जीता, ये 21 हो गए, और उसी वक्त ये दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स जीतने वाले प्लेयर बन गए। अब जाकर उन्होंने उसमें और एनहांस कर लिया, क्योंकि ये इनका ये 22nd ग्रैंड स्लैम्स है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। Okay, with Nadal now having a cushion over his old rivals, it would be interesting to see who ends up with most in the end. यानी कि दो अभी और ग्रैंड स्लैम्स होने वाले हैं, एक है विंबलडन और ईयर एंड में यूएस ओपन। तो देखना है उसके बाद फाइनल टैली क्या आता है। एनीवेज, फिलहाल तो यही वर्ल्ड नंबर 1 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम विंस 22। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप जानेंगे 14th एट रोलैंड गैरो। ही इज नोन एज द किंग ऑफ क्ले फॉर अ रीजन। एक्चुअली जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले कोर्ट पे होता है। तो आपको कोर्ट भी याद रखना है कि किस तरह के कोर्ट पे होता है। अभी एक और स्लाइड आएगा जिसमें आपको सारे ग्रैंड स्लैम किस किस तरह के कोर्ट्स पर होते हैं वो आपको लिखा मिल जाएगा। ही इज ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ क्ले, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन इन्होंने ही जीता है। सो नडाल हैज वन 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स, व्हिच इज द मोस्ट बाय एनीबॉडी इन अ सिंगल स्लैम। एक और टेकअवे से याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है, इसी से शुरुआत होती है, मेलबोर्न में होता है, और ये हार्ड कोर्ट पे होता है। पेरिस पे होता है फ्रेंच ओपन,
और ये क्ले कोर्ट पे होता है। विंबलडन होता है ग्रास पे, सबसे पुराना ये टेनिस टूर्नामेंट है, ये लंदन में होता है। और लास्ट होता है यूएस ओपन जो न्यूयॉर्क में होता है, और ये हार्ड कोर्ट पे। तो फर्स्ट एंड लास्ट याद रखिएगा, ये हार्ड कोर्ट पे होता है, सेकेंड क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विनर ऑफ द विमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम 2022। तो विमेन सेक्शन में कौन जीती हैं? ईगा स्वियाटेक या कोको गॉफ, नाओमी ओसाका या एम्मा राडुकैनो? एंड द राइट आंसर इज ए, ईगा स्वियाटेक। जी हाँ, इन्होंने ही जीता है और रनर्स अप हैं कोको गॉफ। टेकअवेज देख लेते हैं। ईगा स्वियाटेक और कहाँ की है याद रखिएगा, ये पोलैंड की है। बाकी फ्रेंच ओपन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लास्ट स्लाइड में ही बता दिया आपको। रनर्स अप रही कोको गॉफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज इट्स नेम? तो इस कंट्री ने यूएनओ में अप्लाई किया था अपने नाम को बदलने के लिए, और ये यूएनओ मान गया, इसलिए अब इसका नया नाम होगा। तो कौन से कंट्री ने ये अप्लाई किया था? किस कंट्री का नाम रिसेंटली चेंज हुआ है? नाइजीरिया, यूक्रेन, टर्की या मोल्दोवा? एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज टर्की। ऑलमोस्ट ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन होगा नए नाम का, कुछ स्पेलिंग में डिफरेंस होगा। और टेकअवेज हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक और चीज हम जानेंगे कि टर्की है कहाँ पे। ये देखिए, ये रहा टर्की। ये रशिया की तरह एक ऐसा कंट्री है जिसका ये मैक्सिमम पार्ट ये एशिया में आता है, और ये थोड़ा सा पार्ट जो है ये आता है यूरोप में। तो ये भी यूरेशियन कंट्री है लाइक रशिया, और ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा, क्योंकि ब्लैक सी इधर बराबर न्यूज में है, और ब्लैक सी से लगा हुआ सबसे बड़ा कोस्ट लाइन टर्की का ही है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका टेकअवेज देख लेते हैं। सो द यूनाइटेड नेशंस हैज चेंज्ड द रिपब्लिक ऑफ टर्की's कंट्रीज नेम, टर्की's नेम एट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टर्की टू टर्की। ओके, तो नया नाम, इनका स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, DURKIYE, अब ऐसे होगा इनका नाम। सो फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अंकारा, जो कि कैपिटल है टर्की का, फॉर द चेंज। टर्की कैपिटल अंकारा, प्रेसिडेंट यहाँ के रेसेप ताइप अर्दोगन है, जो इनका ये पिक आप देख रहे हैं, ये भी करंट न्यूज में छाए रह रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं, और इसको रोक रहे हैं टर्की, क्योंकि टर्की ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, और कोई एक मेंबर भी अगर नहीं चाहेगा तो बहुत मुश्किल है किसी दूसरे कंट्री को नेटो में शामिल होना। कारण क्या है, हम इसके एक एपिसोड में आपको बता देंगे कि क्यों, इनका रीजन क्या है, क्या पॉइंट ये रख रहे हैं कि क्यों फिनलैंड और स्वीडन को नहीं शामिल किया जाना चाहिए नेटो में, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये जान ले। और टर्की का करेंसी क्या है? टर्किश लीरा, राइट फ्रेंड्स। तो अब आता है एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज, जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज से रिलेटेड है, और पहली बार कोई हिंदी नॉवेल को बुकर प्राइज मिला है। Which novel has become the first Hindi novel to win International Booker Prize 2022? तो रेत समाधि या एंड कल्ट, टुम्ब ऑफ सैंड या सुबह चाक? एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, टुम्ब ऑफ सैंड। ये इसकी राइटर है, ये बुक है, गीतांजलि श्री इनकी राइटर है। थोड़ा सा इसका टेकअवेज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। टुम्ब ऑफ सैंड इज द राइट आंसर। ये एक्चुअली ट्रांसलेशन है, जो हिंदी में इसकी बुक थी, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, उस बुक का नाम था रेत समाधि। रेत समाधि बाद में इसे ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में टुम्ब ऑफ सैंड के नाम से, और इसी बुक को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके, सो बुक लेखन के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो इस पर इस बुक को मिला है, जिसकी राइटर है गीतांजलि श्री। तो पूरा पढ़ लेते हैं इसको। गीतांजलि श्री's Tomb of Sand has become the first Hindi novel to win the International Booker Prize. The translated Hindi novel has become the first book written in an Indian language to win the prestigious 2022 International Booker Prize. Tomb of Sand, which was originally published in Hindi as रेत समाधि, रेत मतलब सैंड ही होता है, रेत मतलब सैंड, बालू, सैंड और समाधि, इसी को ट्रांसलेट कर दिया गया टुम्ब ऑफ सैंड। इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डेजी रॉकवेल। तो ये ट्रांसलेशन किया है डेजी रॉकवेल ने। ओरिजिनली बुक
लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा, और ओरिजिनल नाम इसका जो है वो रेत समाधि है। ये पूरी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2022? इस बार का थीम क्या है? योगा डे जो कि अभी आने वाला है 21 जून को ये मनाया जाता है। ये भारत का ही इनिशिएटिव था, बाद में यूएनओ ने इस बात को माना और इंटरनेशनल लेवल पर ये योगा दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर फैमिली, योगा फॉर हार्ट। और देख लेते हैं इस बार क्या है आंसर इसका, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, द थीम ऑफ 8th इंटरनेशनल योगा डे इज Yoga for Humanity. The theme was announced by Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat address on 30th of May 2022. The theme aims to portray how during the peak of COVID-19 pandemic, yoga served humanity in reducing suffering. तो याद रखिएगा एक और चीज, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? जून 21 को, और इस बार थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला पॉइंट आ रहा है, विच फिल्म वन द जूरी प्राइज एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2022? ऑप्शन है क्लोज, स्टार्स एट नून, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस या जॉय लैंड। यहाँ इसका ये जो पिक्स आप देख रहे हैं इससे आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। फिलहाल देख लेते हैं, राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज जॉय लैंड। टेक अवेज देख लेते हैं। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड written and directed by the debutant सैम सादिक। जी हाँ, यह पाकिस्तानी फिल्म है जॉयलैंड, और डेब्यू किया है इसके डायरेक्शन के साथ सैम सादिक ने, और एक ही बार में ये जीत गए, वन द जूरी प्राइज इन द अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन ऑफ the 75th Cannes Film Festival on May 28, 2022. Joyland has become the first ever film from a subcontinent to bag the prestigious award at Cannes. तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब कॉन्टिनेंट को आप मिला दें तो इसमें पहली बार किसी फिल्म ने इस एरिया से, सब कॉन्टिनेंट से ये जूरी प्राइज जीता है। फिर से मैं बता दूं, फिल्म का नाम है जॉयलैंड, यह पाकिस्तानी फिल्म है और डायरेक्टेड बाय सैम सादिक। अगला पॉइंट देखते हैं, विच नेशन हैज रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्रीमियन कॉन्गो हैमरेज फीवर। जी हाँ, एक अलग ये दुनिया के लिए सरदर्द शुरू हो गया है। ये फीवर होता है बहुत तेज और इसमें हैमरेज होता है यानी ब्लीडिंग होने लगता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने लगता है। तो ये कहाँ पर ये देखा जा रहा है? ऑप्शन है इराक, ईरान, टर्की या जिम्बाब्वे। राइट आंसर इज ए, इराक। टेक अवेज देखते हैं। इराक इज द राइट आंसर, जहां पर इट्स रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्रीमियन कॉन्गो हैमरेज फीवर, अ डेडली नोज ब्लीड फीवर। सो नाक से खून बहता है, कॉल्ड द क्रीमियन कॉन्गो हैमरेज फीवर, शॉर्ट में CCHF कहते हैं इसे। As per the World Health Organization, the deadly fever has high mortality rate. इसमें काफी लोग मर रहे हैं और there is no vaccine as of now, as per the experts. So अभी तक तो कोई वैक्सीन नहीं है। The nosebleed fever is causing severe bleeding internally and externally, causing people to bleed to death. So far, the virus has caused death in almost 2/5 of the total number of cases. यानी लगभग जितने लोग को ये बीमारी हो रही है उसमें लगभग 20% लोगों का डेथ हो जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। The surge in case of fever this year has shocked the officials as it is far higher than the number recorded in 43 years since the virus was first detected in Iraq in 1979. अगला पॉइंट आता है, भारत से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहां पर कमीशन किया गया है? कहां पे? तो सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज उत्तराखंड। टेकअवेज में देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन कमीशन्ड atop a mountain in the Himalayan region in Uttarakhand
The telescope will help identify transient or variable objects such as asteroids, space debris, supernova, and gravitational lenses. Okay. The telescope is India's first and Asia's largest liquid mirror telescope. तो फ्रेंड्स, ये थे आज के बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके लिए लेकर आए थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.